नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने महाभारत का वो प्रसंग शिशुपाल और भगवान कृष्ण वाला तो सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा। शायद ही ऐसा कोई मिलेगा जो जिसने ये प्रसंग न सुना हो। शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियाँ देता जा रहा था, अपशब्द बोलता जा रहा था। भगवान गिनती करते जा रहे थे और उन्होंने तय किया होगा 100 तक गिनती की कि 100 गलतियां जो है, वो 100 गालियां जो है वो माफ़ कर देंगे, 101वीं के बाद माफ़ नहीं करेंगे। और 101वीं गलती की शिशुपाल ने और उसका वध हो गया। तो शिशुपाल वध की कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी। राजनीति में ये रूपक के रूप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको लिटरल अर्थ में मत लीजिएगा, इसको शाब्दिक अर्थ में मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं उनकी तुलना भगवान कृष्ण से नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, जितना महान हो, वो भगवान के बराबर या आसपास भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये गलतफहमी मत पालिएगा कि मैं तुलना कर रहा हूँ भगवान कृष्ण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो मनुष्य हैं, उसी रूप में मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके धैर्य की बात जो मैं कह रहा हूँ कि गालियाँ सुनने और सहने की उनकी शक्ति जो है, वो मुझे नहीं लगता भारतीय राजनीति में किसी और राजनेता के पास रही हो। 2002 से वो लगातार सुन रहे हैं उनके खिलाफ क्या क्या एजेंडा चलाया गया, क्या क्या नैरेटिव चलाया गया, किस तरह से उनको घेरने की कोशिश की गई, जेल भेजने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, उनका वीज़ा रद्द कराने की या वीज़ा अमेरिका न दे इसकी कोशिश की गई। 100 सांसदों ने लिखकर भेजा था हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को कि मुख्यमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि इनको जो है वीज़ा न दिया जाए। तो उससे लेकर और जो है सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। और उसके अलावा मनमोहन सिंह ने क्या कहा था ये भी आपको याद होगा। तो ये सब लगातार, और मीडिया ने जिस तरह से उनके खिलाफ पिछले 22 साल से अभियान चलाया है, कोई किसी राजनेता के खिलाफ, किसी राजनेता की ऐसी परीक्षा कभी नहीं हुई है। इतने लंबे समय तक तो कतई नहीं हुई है। इतने लंबे समय तक अभियान चलाया जाए और वो राजनेता दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय, ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होता जाए, ऐसा भारतीय राजनीति में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन आज का संदर्भ जो है वो प्रधानमंत्री की सहन शक्ति के बारे में है कि राहुल गांधी, आज प्रधानमंत्री ने कहा भी, राहुल गांधी के आरोपों का, उनकी गालियों का आज जवाब दिया, पलटवार किया उन्होंने कहा कि 5 साल से राहुल गांधी, वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि 5 साल से कांग्रेस के शहजादे रोज़ सुबह उठकर गाली देते थे अडानी अंबानी को। और जो उन्होंने नहीं कहा कि उनको, उन दोनों उद्योगपतियों को जोड़ने की कोशिश करते थे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की, जनता की नज़र में उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते थे। वो अलग बात है कि राहुल गांधी की उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि लोग उनकी बात पर भरोसा करें। लेकिन राहुल गांधी ने प्रयास में कोई कमी नहीं की। रोज़ बोलते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि रोज़ बोलते थे कि 5 उद्योगपतियों की सरकार है ये, फिर बोलने लगे ये अडानी अंबानी की सरकार है, फिर अडानी की सरकार है। लगातार हमला जो है अडानी अंबानी पर करते रहे। और प्रधानमंत्री ने पूछा ये अचानक हमला बंद क्यों हो गया, क्या वजह है? तो उन्होंने वजह भी बता दी, प्रश्न के रूप में बताई, लेकिन बता दी। कहा कि क्या मोटा माल मिल गया है? चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से अचानक राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया है? क्या टेम्पो में भरकर काला धन पहुंचा है कांग्रेस के पास? अब ये इतना सीधा अटैक प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को ऐसी उम्मीद रही होगी, खास तौर से जिस तरह से इस मुद्दे पर पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे। और राहुल गांधी की जब मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो देखिए वो क्रेडिबिलिटी बनती है, मैंने पिछले वीडियो में 3 बातें कही थी, जो है क्रेडिबिलिटी, कन्विक्शन और करेज की बात की थी, और उसमें एक जुड़ता है कम्युनिकेशन भी।
तो इन चारों मोर्चों पर राहुल गांधी पिछले 20 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी इस मुद्दे पर जो है, या किसी मुद्दे पर, किसी आरोप पर क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी अगर आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई होगी। अब मान लीजिए कि आप राहुल गांधी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, राहुल गांधी की बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, जो कहते हैं उसको मान लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये देश अंबानी और अडानी के हाथों में बिक चुका है। भारत सरकार के पास कुछ भी नहीं बचा है। भारत सरकार कंगाल हो चुकी है। भारत सरकार के पास कोई एसेट नहीं बचा है, कोई कंपनी नहीं बची है, कोई पब्लिक सेक्टर नहीं बचा है। सब कुछ अडानी अंबानी को बिक चुका है। अब ये कोई मान सकता है? कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी इस तरह की बात पर विश्वास कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल चाहते हैं कि देश के लोग इस बात पर विश्वास कर लें। दूसरी बात, एक जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है पिछले 5 सालों से, उससे पहले से भी, कि 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कहते हैं मोदी ने अपने दोस्तों का माफ़ कर दिया। अब जिसको लोन वेवर और राइट ऑफ के बीच का फ़र्क पता ना हो, उसको आप मान लीजिए कि वो फाइनेंशियली इलिटरेट है। जो फाइनेंशियल इलिटरेट लोग हैं वो इस खबर को या इस एजेंडे को लगातार चला रहे हैं कि उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया, देखिए किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता। वो दोनों की तुलना नहीं हो सकती, ये समझने को तैयार नहीं है। किसानों की जो होती है कर्ज माफ़ी होती है, वो कर्ज जो है सरकार पे करती है बैंकों को, और जो राइट ऑफ होता है उसमें बैंक अपने बैलेंस शीट से उस अमाउंट को जो रिकवर नहीं हुआ है उसको हटा देते हैं अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए। क्योंकि जब तक वो क्लीन नहीं होगी, जब तक वो जो है एनपीए उसमें मौजूद रहेगा, उतने पैसे का उनको प्रोविज़न करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 16 लाख करोड़ ही जो अमाउंट है पूरा वही मान लेते हैं। 16 लाख करोड़ रुपया 10 बैंकों या 20 बैंकों ने राइट ऑफ किया है, तो वो जब तक राइट ऑफ नहीं करेंगे अपनी बैलेंस शीट से, तब तक उनको इतने पैसे का प्रोविज़न करना पड़ेगा, उनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। उसको वो लोन पर नहीं दे सकते, उसको कर्ज के रूप में नहीं दे सकते। इससे बैंक का घाटा होता है, बैंक का नुकसान होता है, बैंक की ग्रोथ रुकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती है, कर्ज मिलने में दिक्कत होती है, बड़े और नए प्रोजेक्ट्स को लोन नहीं मिल पाता है। तो बैलेंस शीट से हटाने का क्या मतलब होता है? ये संदेश होता है जिसने कर्ज लिया है कि अब हम आपका मामला जो है रिकवरी के लिए भेज रहे हैं, एनसीएलटी में भेज रहे हैं, आपके हाथ से कंपनी निकल सकती है। यानी आपने बहुत से केस देखे होंगे, इसमें भूषण स्टील का केस मेरी नज़र में जितना आया हो उसमें सबसे बड़ा कि कंपनी हाथ से निकल गई। जेट एयरवेज का देख लीजिए, अगर आपने लोन रीपे नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं तो वो कंपनी फिर आपके हाथ में नहीं रहेगी, आपको कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, एवरग्रीनिंग होती थी। 1 लाख करोड़ का लोन दिया, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, 2 लाख करोड़ का और दे दिया, तो उसमें से कुछ आपने पिछले वाले लोन में कुछ जो है वापस कर दिया, तो वो जो है एनपीए से बाहर निकल आया। ये सब सिस्टम 2014 से बंद हो गया है। तो राइट ऑफ का मतलब है जब बैलेंस शीट से हटाता है बैंक उस अमाउंट को, तो वो रिकवरी के लिए जाता है। तो ये संदेश देने का असर आप ये समझिए कि 10 लाख करोड़ की रिकवरी हो गई केवल ये कहने से कि कंपनी हाथ से निकल जाएगी, और निकल चुकी है। जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने नहीं सुना, उनकी कंपनियां उनके हाथ से निकल चुकी हैं, उनका मालिकाना हक वो खो चुके हैं। तो अब ये अंतर अगर आपको नहीं मालूम है और आप उसकी तुलना करते हैं कि बैंक से जो किसानों ने कर्ज लिया और नहीं दिया, अब आप मान लीजिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं कि जैसे उद्योगपतियों के साथ हुआ वैसे ही राइट ऑफ किया, वैसे ही किसानों का कीजिए। तो किसानों का राइट ऑफ करने का मतलब ये लोग कभी नहीं बताते। किसानों का लोन अगर उद्योगपतियों की तरह राइट ऑफ किया जाएगा तो सबसे पहले बैंक उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। क्या ये लोग ऐसा चाहते हैं? अब आप इस बात को समझिए, ये आधा सच बोलकर लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं कि
जैसे उद्योगपतियों के साथ व्यवहार किया वैसे किसानों के साथ कीजिए। यानी ये एक तरह से कह रहे हैं कि आप किसानों की ज़मीन ले लीजिए, बैंक से कहिए कि जिन्होंने लोन पे नहीं किया उनकी ज़मीन जो है वो बैंक ले ले और उससे वसूली करे। क्योंकि कंपनियों के मामले में तो यही हो रहा है, बैंक उस कंपनी को ले लेते हैं, उसको ऑक्शन करते हैं, उससे वसूली करते हैं। तो ये तुलना ही गलत है। केवल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है अगर आप सरकार के विरोधी हैं कि सरकार ने जो है ये राइट ऑफ कर दिया, ये इसका मतलब है कर्जा माफ़ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब कर्जा माफ़ी नहीं होती। ये बात इन अनपढ़ लोगों को, जो आर्थिक मामलों में पूरी तरह से अनपढ़ हैं, उनको समझ में नहीं आती। तो इसलिए ये एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है। कुछ लोग इस पर भरोसा भी कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई, और उन्होंने देखा है कि पिछले 75-77 सालों से यही होता रहा है, तो अब नहीं हो रहा है, ये मानने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, जिनको जानकारी है वो नहीं मानेंगे, जिनको इन विषयों की जानकारी नहीं है वो ये प्रचार जब सघन होगा, तेज़ होगा, तो उनमें से कुछ लोग इस पर विश्वास कर लेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। अडानी अंबानी का उद्योग बढ़ रहा है तो इससे उनका जो संदेह है वो और पक्का हो जाता है। देश की तरक्की हो रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश की विकास दर बढ़ रही है। दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत की। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो क्या केवल अडानी अंबानी की वजह से बढ़ गए? तो ये सब जो है, इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके जो आरोप होते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं, वो तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज जो उनको जवाब दिया, जो हमला दिया, जिसको कहते हैं टेकिंग द बुल बाय हॉर्न, जो है वो उस तरह का काम उन्होंने किया है कि आओ इसी मुद्दे पर जवाब चाहते हो ना, इस मुद्दे पर जवाब देते हैं। अब हमने जो सवाल उठाया है उसका जवाब दो कि अचानक अडानी अंबानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया? चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही क्या पैसा आया है? अब चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है सारा तथ्य उजागर हो गया है, तो सरकार को मालूम हो गया है कि किस पार्टी को कितना मिला, किससे मिला, कब मिला। तो अभी तक तो ये गोपनीय था। सुप्रीम कोर्ट ने उस गोपनीयता को हटा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को बंद कर दिया। तो अब जिस पार्टी को भी मिलेगा, और सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उसको कैश में ही मिलेगा। अब चेक के जरिए या बैंक के जरिए नहीं मिलेगा। जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड था तब तक चेक के जरिए या जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के जरिए बॉन्ड वो खरीद कर जो है ट्रांसफ़र करते थे। वो पैसा वाइट का था, उसका जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था। उसको इनकम टैक्स कभी भी देख सकता था, इलेक्शन कमीशन कभी भी देख सकता था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कोई भी देख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो है ये गोपनीयता बरतती है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि आखिर किसने किसको पैसा और कितना पैसा दिया। ये इसमें इस स्कीम में जो है ये गोपनीय रखा जाता है, इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि बाथ वाटर के साथ जो है बच्चे को भी फेंक देने वाली बात, वो मामला है कि आप जो है उस गोपनीयता के आवरण को हटाना चाहते थे। उसके चक्कर में आपने फिर से पूरी चुनावी प्रक्रिया को काले धन में की ओर धकेल दिया कि अब जो भी चंदा देगा, कोई पार्टी नहीं कह सकती कि वो बिना चंदे के चल सकती है। कोई पार्टी नहीं कह सकती कि वो बिना चंदे के चुनाव लड़ सकती है। दुनिया में कहीं भी, भारत में ही नहीं। तो पैसा कैसे मिलेगा? जो बैंकिंग सिस्टम के जरिए मिल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो अब जाहिर है कि काला धन ही मिलेगा, कैश में मिलेगा। और कैश में मिलेगा तो किसने किसको कितना दिया ये तो कभी पता नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कम से कम उसकी जानकारी रहती थी और है। अब प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या टेम्पो में भरकर पैसा आया, कितना पैसा आया? राहुल गांधी जवाब दें कि वो अचानक अडानी और अंबानी के खिलाफ उन्होंने गाली देना क्यों बंद कर दिया। अब संदेह तो पैदा होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा नहीं है केवल बीजेपी को पैसा मिला, 1600 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को भी मिला। कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं बताया कि किससे मिला, किस कंपनी ने दिया और क्यों दिया। उस कंपनी के खिलाफ कोई जांच चल रही थी, नहीं चल रही थी। उस जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन कंपनियों को उसमें कोई फ़ायदा मिला कि नहीं मिला।
अगर कांग्रेस ट्रांसपेरेंसी की बात करती है तो शुरुआत तो जो है वो घर से ही होगी। तो आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पलटवार किया है राहुल गांधी पर, जिस तरह से हमला किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब तक चुप थे तब तक एक संदेह की सुई जो है घूम रही थी कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते। कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा रही थी कि प्रधानमंत्री चुप इसलिए हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। अब प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से, अब राहुल गांधी जवाब दें कि वो क्यों चुप हो गए अडानी अंबानी के बारे में, क्यों अब गाली नहीं देते। ऐसी क्या वजह हो गई है कि चुनाव शुरू होते ही उनका सुर बदल गया है। अंग्रेज़ी का एक शब्द है बूमरैंग। ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल में जो शिकार करते हैं एक हथियार होता है, जंगल में रहने वाले जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप मारिए तो पलट कर आता है। तो आपका निशाना अगर पीछे दाएं बाएं है कहीं तो उस तरह से मारते हैं कि वो पलट कर आए और निशाने पर लगे। ये बूमरैंग कर गया है ये आरोप राहुल गांधी पर, जो आरोप लगाकर मोदी पर बहुत खुश हो रहे थे कि घेर लिया है मोदी को, अब उस आरोप में खुद गिर गए। अब कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, समय भी कम है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का मतदान जो है वो 13 तारीख को होने वाला है और प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी यहीं पर आती है। जो फ़र्क है दोनों नेताओं में, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, साख नहीं है, प्रधानमंत्री के कहे की साख है। जितने लोग राहुल गांधी की बात पर विश्वास करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।